हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। आज अपन बात करेंगे सदिश क्षेत्र के कर्ल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सदिश क्षेत्र का कर्ल। बच्चों, कर्ल को हिंदी में बोलते हैं कुंतल। क्या बोलते हैं? कुंतल बोलते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, देखो क्या है इसकी परिभाषा। कर्ल ए वेक्टर बराबर लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये एन के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सदिश क्षेत्र का किसी बिंदु पर कर्ल उस बिंदु को घेरे हुए एकांक क्षेत्रफल की परिसीमा पर रेखा समाकलन के बराबर होता है। ये ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या है? रेखा समाकलन है। और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है या अल्पांश क्षेत्रफल के तल के लंबवत होती है। क्या कहा मैंने? क्या है सदिश क्षेत्र कर्ल? सदिश क्षेत्र का किसी बिंदु पर कर्ल उस बिंदु को घेरे हुए एकांक क्षेत्रफल की परिसीमा पर रेखा समाकलन के बराबर होता है, और ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा अल्पांश के क्षेत्रफल के तल के लंबवत होती है। अब मैं देखो किस तरह से लिखता हूं, एक वक्र बनाता हूं। थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। ठीक है बच्चों, ये u1 अक्ष है, ये u2 है और ये u3 है। ठीक है, मैं यहां पर एक पृष्ठ बना देता हूं इस तरह से। ठीक, इसको नाम देते हैं O A B C। ठीक, ये जो लंबाई है ये कितनी है? h1 du1, और ये लंबाई कितनी है? h2 du2। ये सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है। इसके u1 दिशा में जो घटक है वो क्या है? a1 वेक्टर। u2 दिशा में घटक क्या है? a2 वेक्टर है। और u3 दिशा में घटक क्या है? a3 वेक्टर है। ठीक है, ध्यान देना। मैं सबसे पहले तो क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे क्षेत्रफल की जरूरत है। तो देखो, बंद पृष्ठ का, और बंद पृष्ठ कौन सी? O A B C O का क्षेत्रफल क्या होगा? DA बराबर, क्षेत्रफल क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास? h1 du1, चौड़ाई h2 du2। तो DA कितना है अपने पास? h1 h2 du1 du2। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निकालना है, पूरे बंद पृष्ठ का। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले O से A तक का रेखा समाकलन निकाल लो, फिर A से B तक का, फिर B से C तक का, और फिर C से O तक का रेखा समाकलन निकाल लो। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं OA रेखा का, या OA रेखा के, OA के अनुदिश रेखा समाकलन। क्या होगा? देखो, इंटीग्रेशन O से A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर, देखो A वेक्टर इस OA दिशा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक कौन सा है? A1 है। तो ये A1। dl क्या है? लंबाई है। लंबाई कितनी है आपकी?
H1 du1, H1 du1, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब BC रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन, यदि ये OA से कितनी दूरी S2 du2 दूरी पर स्थित है, तो मैं यहां लिखता हूं कि BC रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन, यदि ये OA रेखा से S2 du2 दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस BC रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन यदि ये OA रेखा से कितनी S2 du2 दूरी पर स्थित हो, तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन B से C A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर, ध्यान देना इस OA की डायरेक्शन ऐसे है जबकि BC की डायरेक्शन ऐसे है। मैं यहां दिखा देता हूं, ये इस तरह से पूरा बंद पृष्ठ है, तो इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी डायरेक्शन यूं है, तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण देखो यहां पर आपके पास प्लस आ रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा? माइनस, ठीक है। अब ये रेखा समाकलन तो होगा ही होगा OA वाला, कितना है? A1 H1 du1 प्लस इस रेखा समाकलन में इस दूरी S2 du2 के सापेक्ष कितना परिवर्तन आया, उसको कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन H1 सॉरी S2 के सापेक्ष S2 du2 के, तो 1 अपॉन S2 del u2 और A1 H1 du1 और ये क्या? H2 du2, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूं, उधर का कटेगा आपके, ये यहां लिख रहा हूं मैं, ये BC A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर, माइनस साइन तो आएगा आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। फिर ये रेखा समाकलन A1 H1 du1 प्लस इस रेखा समाकलन में इस दूरी S2 du2 के सापेक्ष कितना परिवर्तन आया, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन H2 del u2 और A1 H1 du1 और ये H2 du2, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? BC रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ये S2 से तो S2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? BC A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर माइनस A1 H1 du1 प्लस डेल अपॉन del u2 A1 H1 du1 और ये du2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब ध्यान देना, मैं CO रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन निकाल लेता हूं। CO रेखा के अनुदेश रेखा समाकलन क्या होगा? इंटीग्रेशन C से O A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर, देखो इसकी डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर है, तो इस दिशा में एक अंक सदिश कितना है अपने पास? A2, तो अपन क्या लिखें? माइनस A2 वेक्टर डॉट dl की जगह कितना है लंबाई? S2 du2, तो मैंने क्या लिखा? A2 दिशा के लिए माइनस कर दिया, तो A2 S2 du2 और डायरेक्शन अंदर है ही से अपने पास, ठीक। इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब देखो यहां से AB रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन, यदि ये क्या है? इस CO से कितनी H1 du1 दूरी पर स्थित है, तो मैं लिखता हूं AB रेखा के अनुदिश रेखा समाकलन, यदि ये CO रेखा से H1 du1 दूरी पर
स्थित हो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। आप लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखनी है। तो क्या आएगा अपने पास, देखो ये इंटीग्रेशन ए से बी ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए अपने पास यहां माइनस आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो मैं यहां पर प्लस लिख देता हूं। अब ये वाला रेखा समाकलन तो होगा ही होगा, कितना है, A2 H2 DU2। इस रेखा समाकलन में इस H1 DU1 दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन आया, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/H1 del U1, और ये A2 H2 DU2 और ये H1 DU1। ठीक है, H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये A से B A वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, ये प्लस चल ही रहा है अपने पास, A2 H2 DU2 del U1 A2 H2 DU2 DU1। इक्वेशन नंबर 6, आपके पास AO से A तक का रेखा समाकलन आ गया, A से B तक का रेखा समाकलन आ गया, B से C तक का आ गया, C से O तक का आ गया। तब क्या संपूर्ण बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन क्या, बंद पृष्ठ में पूरे की बात कर रहा हूं मैं, O A B C O की, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, पूरे बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन क्या होगा, O से A तक के रेखा समाकलन के, मतलब A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, कहां से कहां तक, O से A, फिर A से B A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर B से C A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर C से D और ये A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई अपने पास। अब अपने पास सारे मान हैं, वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो क्या होगा, देखो ये इंटीग्रेशन अपने पास देखो, O A B C O A वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, O से A तक का रेखा समाकलन कितना है अपने पास, A1 H1 DU1, A से B तक का रेखा समाकलन, A से B तक का रेखा समाकलन ये रहा अपने पास, प्लस क्या है, A2 H2 DU2 प्लस del U1 A2 H2 DU2 DU1, प्लस ही है, आसानी से खोल दिया मैंने कोष्टक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस क्या, B से C तक का, B से C तक का रेखा समाकलन कितना है अपने पास, देखो ये रहा, माइनस से आगे ध्यान देना, तो माइनस खुलेगा ये, A1 H1 DU1 प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि आगे माइनस है, माइनस del U2 A1 H1 DU1 और ये DU2। ठीक, फिर लास्ट क्या बचा अपने पास, C से O तक का, D नहीं है, C से O तक का, तो C से O तक का रेखा समाकलन कितना है, माइनस A2 H2 DU2। तो जो चीज कैंसिल हो रही है मैं कैंसिल कर देता हूं, ये कट गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो बच रहा है वो लिखता हूं मैं, क्या बचा अपने पास, सेम कल अपन ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आपको याद होगा या भूल गए, याद ही कब किया था जो भूल गए। तो क्या बचा है, बंद पृष्ठ में O A B C O
ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर बराबर कितना है अपने पास, देखो डेल अपॉन डेल U1। यहाँ अवकलन U1 के सापेक्ष हो रहा है इसलिए du2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटाओ। A2H2 बाहर लिख देता हूँ मैं, du1 du2 माइनस डेल अपॉन डेल U2। यहाँ पर अवकलन U2 के सापेक्ष हो रहा है तो U1 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको अपन बाहर लिखेंगे A1 H1 और ये du1 और ये du2। यहाँ पर अपने पास du1 du2 कॉमन आ रहा है तो ये O A B C O A वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या होगा, डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1, ठीक है, और du1 du2। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब मेरे पास जो समीकरण एक थी वो क्या था, कर्ल ए वेक्टर बराबर लिमिट dA टेंस टू 0 1 अपॉन dA इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर n कैप। मतलब मैंने dA निकाल लिया और मैंने क्या कर लिया, पूरे बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निकाल लिया। तो वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 8, तो उस केस में जो कर्ल आएगा अपने पास तो वो क्या होगा, कर्ल ए वेक्टर का तीसरा घटक होगा। क्यों, आपको एक चीज है, कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कर्ल का मतलब ये है। तो आप क्या करते हो, आई कैप जे कैप के कैप करते हो, ठीक है। और अगर मैं सिंपल बात करूं यहां पर तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ये ए एक्स ए वाई ए जेड। जब आप के कैप वाले को रोकते हो तीसरे को, तो आपके पास जो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आता है वो एक्स और वाई के पदों में आता है। किसके पदों में, एक्स और वाई के पदों में। तो वहां पर आपके पास क्या है, कर्ल ए वेक्टर है। कर्ल ए वेक्टर का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, पर वहां निर्देशांक u1 u2 है, u1 u2 u3 है, ठीक है। तो आपके पास ये जो समीकरण 8 आ रही है इसमें किसके पदों में आ रहा है, ये u1 u2 के पदों में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्ल का कौन सा घटक है, तीसरा घटक है, मतलब तीसरा वाला के कैप वाला, वो आपने रोका होगा, इसीलिए ये किसके पदों में आ रहा है, u1 u2 के पदों में आ रहा है। और जो मैंने प्रश्न ली थी वो भी u1 u2 में ही थी, आपने देखा होगा डायग्राम, ठीक। तो अपने पास ये क्या है, कर्ल ए वेक्टर का तीसरा घटक है, ठीक। तो क्या होगा, ये कर्ल ए वेक्टर बराबर डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1 और ये du1 du2 अपॉन dA का मान कितना होता है अपने पास, h1 h2 du1 du2, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, कर्ल ए वेक्टर 3 बराबर 1 अपॉन h1 h2, ठीक है। और यहां से कितना बच रहा है अपने पास, देखो डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1, ठीक। इक्वेशन नंबर 9। अब मैं क्या करता हूं, सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार क्या करता हूं, कर्ल ए वेक्टर का पहला घटक निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां से तीसरा निकाला तो h1 h2 आ रहा है, और फिर डेल अपॉन डेल u1 माइनस डेल अपॉन डेल u2 आ रहा है। तो इधर 2 वाले और उधर 1 वाले घटक आ रहे हैं। तो यहां पर भी यही काम करें, मैं 1 रोक रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, देखो 1 अपॉन h1 h2, तो फिर क्या होगा h2 h3, ठीक है। फिर डेल अपॉन डेल u2 माइनस डेल अपॉन डेल u3, जैसे यहां 3 था, 3 के बाद क्या आया 1 2, तो फिर डेल अपॉन डेल u1 माइनस डेल अपॉन डेल u2, जिधर 1 है उधर 2 वाले और जिधर 2 है उधर 1 वाले। तो यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2 3, तो डेल अपॉन डेल u2 माइनस डेल अपॉन डेल u3, और इधर 3 है तो यहाँ पर 3 वाले, मतलब a3 h3, और इधर
A2H2, इक्वेशन नंबर 10। अब इसी तरह से मैं क्या लिख दूं, कर्ल ए वेक्टर का दूसरा घटक लिख देता हूं मैं। क्या होगा, 1/2 है S3H1 डेल अपॉन डेल U3 और माइनस डेल अपॉन डेल U1। 3 है तो फिर इधर क्या आएगा 1 वाला, मतलब A1H1 और इधर A3H3, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब अपने पास कर्ल ए वेक्टर 1 आ गया, कर्ल ए वेक्टर 2 आ गया, कर्ल ए वेक्टर 3 आ गया। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, कुल कर्ल निकाल लेते हैं, टोटल कर्ल क्या होगा, देखो कुल कर्ल इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 10 नंबर में आ सकता है आपके ये। तो देखो कर्ल ए वेक्टर बराबर क्या होगा, देखो कर्ल ए वेक्टर 1 E1 कैप, मैं E1 कैप लिख रहा हूं, ना कि आई कैप, जे कैप, क्या कैप। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कर्ल ए वेक्टर का मान गोले में भी निकालूंगा, बेलने में भी निकालूंगा और गोले निर्देश तंत्र में भी निकालूंगा। ठीक है, कार्तीय गोले बेलने प्लस कर्ल ए वेक्टर 2 E2 कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर 3 E3 कैप, इक्वेशन नंबर 12। वैल्यू पुट करें बच्चों तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, देखो 9, 10, 11 एंड 12, वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो कर्ल ए वेक्टर बराबर कर्ल ए वेक्टर 1 E1 कैप, देखो ये रहा 1/H2H3 डेल अपॉन डेल U2 माइनस डेल अपॉन डेल U3, यहाँ A2H2 है, 3 है, A3H3 है और यहाँ A2H2 है। ठीक है, ये E1 कैप आप देख सकते हो वहाँ पर, यही चीज़ है। फिर प्लस कर्ल ए वेक्टर 2, तो कर्ल ए वेक्टर 2 ये रहा अपने पास 1/H3H1 डेल अपॉन डेल U3 माइनस डेल अपॉन डेल U1, A1H1 A3H3 और ये E2 कैप प्लस 1/, कर्ल ए वेक्टर 3, कर्ल ए वेक्टर 3 कितना है, 1/H1H2 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2, A2H2 A1H1 और ये E3 कैप। ठीक है, अब मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, बहुत आसान है ये, बस कैलकुलेशन करते रहिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। और आप तो वैसे भी महान हो, नहीं भी आएगा, बीच में कहीं गलती भी हो जाएगी तो कैसे भी करके ले आओगे, है ना। हाँ, मैं क्या करता हूं, देखो यहां से 1/H1 H2 H3 कॉमन ले लेता हूं पूरे इक्वेशन में, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो कर्ल ए वेक्टर बराबर मैं 1/H1 H2 H3 कॉमन ले लेता हूं पूरी इस इक्वेशन में। तो H2 H3 कॉमन हो गया, तो H1 नहीं है इसमें, तो H1 इससे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U1 ये A2H2। ठीक है, और फिर क्या H1 E1 कैप, ये तो अभी इसकी बात हुई। फिर प्लस डेल अपॉन डेल U3 और ये A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3। ठीक है, और ये H2 E2 कैप। फिर प्लस देखो यहां से डेल अपॉन डेल U1 A2
H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 और ये H3 E3 कैप। तो ये इस तरह से अपने पास क्या आ गया बच्चों, कर्ल ए वेक्टर का मान आ गया। ये इक्वेशन नंबर 13। तो ये आपको याद होना चाहिए कर्ल ए वेक्टर, बट इसको याद करना बहुत मुश्किल है, मतलब भूल जाओगे। तो इसके लिए इसको क्या करते हैं, सारणिक रूप में लिखते हैं, तो वो आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो समीकरण 13 को सारणिक रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखे अपन इसको, तो क्या होगा यहां से देखो, कर्ल ए वेक्टर। कर्ल ए वेक्टर का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, 1 अपॉन H1 H2 H3 तो आपके पास बाहर है ही सही। ठीक, फिर H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, दिख जाएगा, थोड़ा आउट गया। ठीक, अब देखो यहां से डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, ठीक। अब यहां पर क्या आएगा अपने पास, A1 H1, A2 H2, A3 H3। आप किसी भी एक को रोक के देख लो, H1 E1 कैप को, तो E1 अपॉन H1 H2 H3 तो बाहर है ऐसे ही, इसको रोका अपन ने। डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ऐसे ही बाकी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए ये वाली, ताकि इसको तो अपन आसानी से लिख सकते हैं। ये अपन ने कर्ल का मान निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में, बेलनीय निर्देश तंत्र में और गोलीय निर्देश तंत्र में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कार्तीय निर्देश तंत्र की। इसको लिखता हूं मैं सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र में। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, सबसे पहले देखो H1 कितना होता है 1, H2 कितना होता है 1, H3 कितना होता है 1, फिर A1 क्या AX, A2 क्या AY, A3 क्या AZ, फिर E1 कैप को आप क्या लिखते हो I कैप, E2 कैप को क्या लिखते हो J कैप, E3 कैप को क्या लिखते हो K कैप। ठीक है, U1 को अपन क्या लिखते हैं X, U2 को क्या लिखते हैं Y और U3 को क्या लिखते हैं Z। तो कर्ल ए वेक्टर या डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, देखो H1 E1 कैप, H1 1 है मतलब I कैप आ गया, H2 E2 कैप मतलब J कैप K कैप, डेल अपॉन डेल U1 मतलब डेल अपॉन डेल X, डेल अपॉन डेल Y, डेल अपॉन डेल Z, A1 H1 मतलब AX AY AZ। तो इस तरह से ये किसकी बात हो गई, कार्तीय निर्देश तंत्र में बात हो गई। अब मैं बेलनीय निर्देश तंत्र में बात कर लेता हूं, इसी में करेक्शन कर देता हूं। देखो क्या होगा, H1 को कितना लिखते हैं 1, मैं बेलने की बात कर रहा हूं। ठीक है, H1 कितना 1, H2 रो, H3 1, A1 A रो क्योंकि निर्देशांक रो फाई Z होते हैं, A2 A फाई, A3 AZ, ये E रो कैप, E फाई कैप, EZ कैप, रो फाई और ये Z। तो अपने पास क्या आएगा यहां से, देखो वहां पर 1 अपॉन H1 H2 H3 तो ये कितना है 1 अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, और H1 E1 कैप, तो H1 का मान अपने पास कितना है 1 है, E1 कैप E रो कैप है, H2 रो
E5 कैप, क्योंकि E2 कितना है, E5 है, और ये H3 मतलब 1 E3 कैप, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, A1 एरो, A1 कितना एरो, H1 1 है सही, H2 कितना है अपने पास रो, A2 A5 और ये AZ। तो ये बात किस में हो जाएगी अपने पास, बेलनीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। और लास्ट में बात किसकी कर लेता हूं, गोलीय निर्देश तंत्र की। थर्ड बात कर रहा हूं मैं गोलीय निर्देश तंत्र की। 1 R साइन थीटा, A1 ये AR, A2 A थीटा और A3 R थीटा फाई, क्योंकि निर्देशांक होते हैं, मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ R थीटा और ये फाई। E1 ER कैप, E2 E थीटा कैप, E3 E फाई कैप। वैल्यू पुट करें अपन, तो देखो 1 अपॉन H1 H2 H3, तो मतलब 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। H1 1 है E R कैप, H2 R E थीटा कैप, R साइन थीटा E फाई कैप, ठीक है। H3 का मान रख दिया मैंने, डेल अपॉन डेल R, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल फाई। A1 AR, H2 R है अपने पास और A2 कितना है, A थीटा है, और H3 कितना है, R साइन थीटा है और A3 A फाई है अपने पास, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में, बेलनीय निर्देश तंत्र में और गोलीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कर्ल ए वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ओके, गुड बाय।